अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अभी मेरी सदीक जान से तवील मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कई ऐसे अहम हकायक का पता चला जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, जो हम समझते रहे। हालात और हकायक थोड़े से उससे मुख्तलिफ थे। उन सब चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और किस तरह से इसको प्लान किया गया एक दिन पहले। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। मुझे सदीक जान से पता चली, अभी उसने अपना वीलॉग भी किया। उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें वो खुद नहीं कह सकता। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ मुख्तसर टाइम में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हिंदुस्तान के अंदर हुई। हिंदुस्तान के एक राहिब का तारीखी कत्ल किया गया मोदी की जानिब से, जिस पे पाकिस्तान की मीडिया को बात करनी चाहिए थी, जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए थी और उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हिंदुस्तान के अंदर हुई कि 84 ईयर्स ओल्ड जो एक ईसाई राहिब है स्टेन सवामे, उनको किस तरह से उनका जुडिशल मर्डर किया गया है और पूरी दुनिया उस पर लिख रही है। पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर लानत भेज रही है कि आप किस तरह का मुल्क हैं, कितना फाशिस्ट आपका रजीम है और किस तरह की पॉलिसीज़ को आप लेकर चल रहे हैं। ये जो स्टेन सवामी थे, ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार थे। ये जो कबाइल थे उनके हकूक़ की बात करते थे, एक इंसानों के हकूक़ की या उनकी आज़ादी की, उनके तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ की। लेकिन हिंदुस्तान की जो मोदी की हुकूमत है उनसे ये अफोर्ड नहीं हुआ और किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुन के कि उनको दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के अंदर लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया और उनके मुकदमे का प्रॉपर ट्रायल भी शुरू नहीं होने दिया। उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि वो कोई लिक्विड नहीं ले सकते थे। उन्होंने स्ट्रॉ की डिमांड की तो उनको स्ट्रॉ तक नहीं दिया गया। 5 बार उनकी ज़मानत को मुस्तरद किया गया और अदालतें उनको आएँ बाएँ शाएँ करती रही। 9 माह उनको रखा गया अंदर। और ये आपको बड़ी हैरत में मुब्तला कर देगा ये पूरा डिज़ाइन कि किस तरह से उनके सिस्टम को हिंदुस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, उनकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने हैक किया और 15 घंटे सिस्टम को, उनके अपने लैपटॉप को हैक करके उनकी नाम से दहशत गर्दों के साथ कुछ रवाबत किए गए और उसको फिर प्रूफ बनाया गया। और उस राब्ते की बुनियाद पे तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 30 से ज़ायद लेटर्स प्लांट किए गए उनके सिस्टम के अंदर। उसको वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया। पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स के जो अलमबरदार हैं उन्होंने ख़त लिखे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, लेकिन हिंदुस्तान ने उनको जेल के अंदर रखा और इस कदर उनकी हालत बिगड़ गई कि वो आज मर गए, लेकिन उनको ज़मानत नहीं दी गई, उनका इलाज नहीं होने दिया गया। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस पर शोर मचा रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो लोगों को कत्ल करता है। वो जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, जो इख्तलाफ करने वाली आवाज़ होती है, जो इंसानी हकूक़ की बात करती है, आज़ादी की बात करती है, उसको दबोच लिया जाता है, उसको बिला वजह जेलों के अंदर रख के उसको मार दिया जाता है। और आज आप पाकिस्तान के अगर अदालती निज़ाम को देखें तो कितनी आसानी से यहाँ ना तो सिर्फ आपकी जो अदालती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, जो हमारे अदालती निज़ाम का दायरा इख्तियार है उससे बाहर चले जाते हैं। अपनी मर्ज़ी की ज़मानतें मिल जाती हैं, अपनी मर्ज़ी के दिनों के ऊपर इनके केस लग जाते हैं और शोर कितना मचाया जाता है इसी अदालती निज़ाम पे, इन वकला इस पे जजेस पे। और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान को देखें, कितना बड़ा पेशवा है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बूढ़ा जो शख्स था जिसके साथ इस तरह से किया गया, जिसको इस बेदर्दी के साथ मारा गया। और हिंदुस्तान की खुद वकला बरादरी के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उनका एक प्लान मर्डर है। और उसका आप मुवाजना कर लें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, जिस पे आपको हर तरह की आज़ादी या हर तरह की सहूलत मुयसर है, लेकिन इस सब कुछ जुर्म साबित होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में होते हैं। वापस आते हैं अरशद शरीफ और सदीक जान की इस वाक़े के ऊपर। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी मेरी, अभी उनसे सदीक से बड़ी तवील मुलाकात हुई ना, उसमें बहुत सारी ऐसी हमें चीज़ें पता चली जिनका सुन के हमें खुद भी बहुत दुख हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिलो द बेल्ट वहाँ हुई, जिनका हम जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते, ना हमारी ये तरबियत है, ना हमें ये चीज़ ज़ेब देती है। बताया ये जा रहा है, कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बताया, सदीक ने इस पर तो कोई बात नहीं की कि अरशद शरीफ साहब जो थे शायद वो टुन थे उस वक़्त जब उन्होंने उस पर अटैक किया सदीक पे। और जो अटैक है ये शायद रात को ही प्लान कर लिया गया था
और बहुत सारे लोग अब ये बात कहते हैं कि अरशद शरीफ ने वहाँ लोगों को बताया कि मैंने तो जब सदीक को देखा तो मुझे नींद नहीं आई और मैं इसका पूरा का पूरा जो है वो प्लान करता रहा कि, और फिर उसने मौका पाया और सदीक जान को उन्होंने जद्दोकोब किया, उनको मारा, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, 4 घंटे उनका मोबाइल उनसे गायब रहा। और फिर इससे बड़ी शर्मिंदगी उसके लिए क्या हो सकती है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर इवेंट ने होना था, 5वें फ्लोर से 30वें फ्लोर तक उनकी जो टीम थी उसको बैन कर दिया, उसको उस इवेंट के अंदर नहीं जाने दिया गया और प्रॉपर डिज़ाइन के साथ सदीक जान के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया जहां सीसीटीवी फुटेजेस नहीं आ सकती थी, जहां आपको कोई रोकने वाला नहीं था। फिर उन्होंने इस बात को भी तय किया हुआ था कि जाहिर है यहाँ शोर नहीं मचाया जाएगा, यहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट है तो शायद ये चीज़ दब जाएगी और उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उन्होंने बड़े ही मखसूस हालात में सदीक के ऊपर कार्रवाई की। अब जहाँ तक बहुत सारे लोगों का मुझसे भी ये सवाल था कि आप लोग इस पर क्या करेंगे, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हमने कुछ अपना लाएअमल तय किया। जाहिर है कार्रवाई, एक तो FIR इसकी जो है वो जैसे सदीक ने खुद भी आपको बताया कि गवादर के अंदर होनी थी। और फिर यह कि पाकिस्तान का जो आपको पता है अदालती निज़ाम है उसमें क्या होता है, किस तरह से वो प्रोसेस करता है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो उनके लिए कानून किस तरह से अपनी रास्ता बनाता है और जो आम लोग होते हैं वो उनके लिए किस तरह से उनको ट्रीट करता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर सदीक ने खुद भी ये बात की कि मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये उसका बड़ापन है। उसने ये कहा कि मैं अगर उस पूरे इवेंट में कोई भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता, कोई उनको रिस्पॉन्ड करता, कम से कम मेरी जो तरबियत है वो ये है कि उस इवेंट को नुकसान पहुंचता। मैं अगर ट्वीट करता तो उस इवेंट को नुकसान पहुंचता, मैं अगर शोर मचाता मैं उस इवेंट को नुकसान पहुंचता। और सदीक का आप बड़ा ज़र्फ आप चेक करें इस बात से कि वही कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब जब उनके पास आए तो उन्होंने उनको ये कहा जी कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वजह से आपका इवेंट जो है वो ख़राब हो रहा है या मुतासर हो रहा है तो मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा आला ज़र्फ क्या हो सकता है, इससे बड़ा हौसला या सब्र क्या हो सकता है कि आपने प्लान करके एक नहते शख्स के ऊपर हमला किया, उसका मोबाइल तोड़ा, दूसरा मोबाइल उसका छीना और उसके किसी की प्रेमिसेस में, किसी की मेहमानदारी में, और उसके बावजूद भी उसका ये हौसला है कि वो चुप रहा। और देखें वो कहते हैं कि जिसने सब्र किया उसने निजात पाई और उसका रिजल्ट आपने देख लिया किस तरह से उनके साथ जो कुछ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते, जो बहुत सारे हलकों को पता है, जो बहुत सारी लोगों को पता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि एक बड़े घर में आज तलबी हुई अरशद शरीफ साहब की, उनकी बड़ी छित्रोल भी हुई, सुनने में ये आ रहा है। और उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की बड़ी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये सवाल पूछ रहे थे कि लगता है सदीक ने माफ़ कर दिया, ऐसी कोई बात हो गई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने हमला किया है, उन्होंने अब माफ़ी भी मांगी है, तो माफ़ी जो है वो किसी सूरत सदीक ने कबूल नहीं की। इसको हम देखेंगे। अब बात वही है जैसे हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने एक धमकी दी थी पाकिस्तान को कि जगह का और वक्त का तयन और इंतखाब जो है वो अब हम करेंगे। हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन चलें, अल्लाह कहते हैं कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। इसका मतलब ये होता है कि मैं जो दिन है उनको इंसानों के दरमियान घुमाता रहता हूँ। तो हर किसी का दिन आता है, हर किसी की बारी आती है, और ये दुनिया वैसे भी मकाफात अमल है। तो ये दिन घूमते घूमते कहीं ना कहीं फिर जाते हैं, इंसान आपस में मिलते हैं, टकराते हैं इंसान आपस में। और देखेंगे इस पर। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।